Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. लेकिन let us talk about Lahore Qalandars here. What a match, what a win. और PSL 7 मिल गया भाई, जिसका हमें इंतजार था और जिसका बल्कि पूरी कौम को इंतजार था। वेट कर रहे थे कि कब लाहौर कलंदर्स जो है जनाब सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को, फिर अहले लाहौर को, लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौर को दिली मुबारकबाद। फाइनली the hard work, the sabr, a lot of tension, tears, stress, everything paid off, and Lahore Qalandar is the champion of a PSL season. So तालियां बजाएं। तालियां इसलिए भी होनी चाहिए बिकॉज बहुत ही इंतजार किया और पिछले 6 साल से ऑलमोस्ट मीम्स, जोक्स, सब कुछ इस किस्म की बातें होना स्टार्ट हो गई। लेकिन आई मस्ट से कि लाहौर कलंदरियों ने, लाहौरियों ने और लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने बड़े गुड ह्यूमर में ये सारे मीम्स वगैरह लिए और अब नाउ दे आर जस्ट भाई लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को भी खिराजे तहसीन हम सर्टनली यहाँ पेश करना चाहते हैं कि तवातुर के साथ पै दर पे शिकस्तों के बावजूद उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम काम करता रहा, उतनी कंट्रीब्यूशन करते रहे। हाँ, they did not matter to them. You know, even when we had sort of given up on Lahore Qalandar, they did not. So उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ता रहा और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए बड़े बड़े नाम दिए, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े बड़े नाम दिए जो आज हमारे चमकते हुए दरख्शां सितारे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक और जिंदगी का सबक भी मिलता है ना कि जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों तो आप जिंदगी में अगर मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते जाएं तो अल्टीमेटली कामयाबी आपके कदम चूमती है। जैसे कि लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, बेचारे कहा, हाँ, और भी बहुत कुछ कहा। बस हंसी मजाक में तो हम भी बहुत सी चीजें कह जाते थे इन गुड ह्यूमर, लेकिन जो ह्यूमर लेवल जो इनका था ना सारे कलंदरियों का, वो जबरदस्त था बिकॉज उनको ये फर्क नहीं, दे वर जस्ट प्रोवाइडिंग गुड क्रिकेट, गुड मैचेस और एंड में फिर जीत भी गए, मेला लूट लिया उन्होंने। और मुझे वैसे थोड़ा सा अफसोस मुल्तान सुल्तान के लिए हुआ बिकॉज वो पूरे टूर्नामेंट में 2 ही बार हारे हैं और वो भी लाहौर कलंदर से। और उसके बाद अच्छा, देयर इज नो डाउट कि मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम थी, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। कल बस वो कहते हैं ना जब तवातुर के साथ कोई जीतता आ रहा हो, ये पाकिस्तान वाला हाल है ना कि फिर वो फाइनल में चोक कर जाता है। लेकिन हर आधे घंटे बाद ऐसा लगता था कि मैच का पासा पलट रहा है। मुल्तान स्टार्टेड ऑफ रियली गुड, लेकिन उसके बाद फौरन ही हफीज आए और छा गए। टू द डिटेल्स, निटी-ग्रिटीज ऑफ व्हाट ऑल हैपेंड और क्या क्राउड था और क्या शोर था, मतलब एक दूसरे की आवाजें नहीं किसी को आ रही थी। कौमी तराने से लेकर, बाय द वे वो कौमी तराना, वो हादिया बच्ची का, वो जो बेसमेंट वाली, मतलब लिटरली गूज़बम्प्स हो रहे, इतनी जबरदस्त उस बच्ची की आवाज है। शी इज बीन अ गेस्ट ऑन आवर शो एज वेल बाय द वे। अच्छा, बहुत सी बातें करनी है लेकिन कहा यही जा रहा है कि शुरू करें तो आगे जाके दिखाएं ना। अच्छा, कमिंग गोइंग बैक टू द, सॉरी, हम बार-बार PSL की ही फाइनल की बात करते रहेंगे। वो जो फायरवर्क्स आप देख रहे थे ना, आतिशबाजी, वो सिर्फ स्टेडियम के ऊपर नहीं थी, वो पूरे लाहौर में आतिशबाजी हो रही थी। मतलब कि लोगों ने, अगर आपने ट्विटर पे तो देख ही लिया होगा, सोशल मीडिया पे हर कहीं फुलझड़ी तो कहीं कोई पटाखे, मतलब फायरवर्क्स वर ऑल ओवर द सिटी। यू नो, आपको पता है कि लाहौर में इस मौसम में बसंत का त्यौहार मनाया जाता था और लाहौर में कल सॉर्ट ऑफ वही फेस्टिविटी, वही जुनून, वही खुशी मीनारे पाकिस्तान काफी दूर है फ्रॉम द स्टेडियम। यू नो, यहाँ कोई बंदा नहीं था कि इधर भी करो, लेकिन लाहौरी है ना, उन्होंने कहा जी जहाँ हम खड़े हैं हम वहीं आतिशबाजी। अच्छा, इसमें लाहौर की जीत हुई, लाहौर कलंदर्स की एफर्ट, उनकी मैनेजमेंट की एफर्ट, सर्टनली हमने कहा ना कि वो कंसिस्टेंटली बेहतरी के लिए काम करते रहे। जहाँ जिंदगी में बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, यू नो, तर्क कर देते हैं कोई एक काम करना, लेकिन दे डिड नॉट गिव अप। एट द सेम टाइम शाहीन आफरीदी को आप देखें, बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन पहली दफ़ा कप्तानी की और क्या अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इस लड़के को इज्जत दी। और हमारी प्रोडक्ट PSL, हमें इस प्रोडक्ट पर जितना फ़ख्र है, जो इसके बानी हैं, जो इसके लाने वाले हैं, सजाने वाले हैं, और पर्टिकुलरली ये मैनेजमेंट जो इसके एक और ही लेवल पर ले गई। दैट इज सो ट्रू। इन अ नटशेल, कलंदरों ने जी सुल्तानों से ताज छीन कर अपने नाम कर लिया। कहना आप यही चाह रहे थे ना, तो सुल्तानों से बाय द वे आपने भी बेसिकली दे दिया ताज। 6 साल बाद लाहौर कलंदर्स ने पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। टूर्नामेंट पर अब तक राज करने वाली मुल्तान सुल्तान्स की कल एक न चलने दी और अब तक सिर्फ 2 मैच हारने वाले सुल्तानों के बैटर्स कल कलंदरों के बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। और लाहौर कलंदर्स के बाकी स्टैट्स तो आपको पता है, लेकिन एक दफा फिर रिपीट कर दें। लाहौर कलंदर्स के 181 रन के ताक़ुब में, पहले तो यहाँ पॉज ले लें, 181 कैसे गए शुरू में? आपको पता ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। प्रेडिक्टेड स्कोर 139, 130, 135 का आ रहा था, लेकिन फिर हफीज टिके। अच्छा जी, जो टारगेट 181 था, मुल्तान सुल्तान्स जो है वो 138 रन पर ही ढेर हो गए। और प्रोफेसर
प्रोफेसर की क्या बात है। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ ने फिर साबित किया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और जब लाहौर कलंदर्स की बैटिंग मुश्किलात का शिकार थी तो हफीज़ ने 46 गेंदों पर 69 रन बनाए और एक छक्का 9 चौके लगाए और टीम के अच्छे टोटल में अहम किरदार किया। और ये इनके 9 चौके 1 छक्का तो सोच ही लें कि स्टेडियम में क्या हाल था और लोग तो खुशी से पागल हो रहे थे। बिल्कुल बाद में असल में सबसे इंपॉर्टेंट विकेट भी तो रिजवान की विकेट भी तो हफीज नहीं ली ना। जब रिजवान आउट हुए ना तो बस ऐसा लग रहा था कि अब बाजी पलट गई है। बाद में मुझे लगा रिजवान के आउट होने पे कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है थोड़ा सा। मुल्तान 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 2 खिलाड़ियों को हफीज ने ही पेविलियन की राह दिखाई और लाहौर का PSL ट्रॉफी उठाने का ख्वाब बिलाखिर पूरा हो गया। और हर गुजरते साल के साथ हम PSL की बात कर रहे थे, ओवरऑल हम अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे जिसमें हमें बड़ा फ़ख्र है। PSL ने साबित कर दिया है कि ये दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से एक है। पूरी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी अब इसका हिस्सा बनते हैं और बनना चाहते हैं। सो बहुत हाई हो गए हैं, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। फ्रॉम TV प्रोडक्शन टू कमेंट्री टू even the smallest segments that run during the TV production and streaming to social media management to on-field management to other operational things, everything was immaculate and up to the mark. अच्छा जी, बॉटम लाइन अब PSL तो खत्म हो गया। आपको पता है जितना भी हम उसके बारे में रिमिनिस कर लें, बातें कर लें, बट इट इज़ ओवर। और PSL ख़त्म होने के बाद अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और ये जी मनाजिर आपके सामने क्रिकेट के ऊपर नीचे इवेंट साबित कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का मरकज़ बन चुका है। इट हैज़ हैपेंड। और आपको बताइए पाकिस्तान के जो खैर खान नहीं हैं उनके दिल पे तो सांप लौट रहे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी दुआ है और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। एज इन द होल nation has contributed to it, to be honest. But you know what, पाकिस्तान में when we do well, that is what we concentrate on. We don't care कि बाकी neighboring countries में कौन अच्छा कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, but we concentrate लेकिन on हमारे us. neighboring countries में उनकी concentration वैसे हॉल चढ़ना होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं और the legendary इंज़माम उल हक साहब, who has been a part of Jio Pakistan, Jio News, Just Cricket throughout this season, उनको हम दोबारा ज़हमत देंगे क्योंकि कल के फाइनल मैच में बात करना तो बनता ही है। बहुत शुक्रिया इंजी भाई। बिलाखिर लाहौर कलंदर 6 साल बाद कामयाब हुई है और शाहीन आफरीदी की कप्तानी को भी डिस्कस किया जा रहा है। आप बतौर कप्तान क्या रेट करेंगे शाहीन? सर्टनली एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर सामने आए, लेकिन हम आपकी माहिराना राय भी जानते हैं। बड़े कंपैरिजंस विद वसीम अकरम एंड वकार यूनुस ये दे रहे हैं। जितना लाहौर कलंदर का हार्ड वर्क था पिछले 6 से 7 साल का, अब उनको सिला मिला है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने हैं कि जी एज ए टीम खेलने हैं, एज ए यूनिट खेलने हैं और बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलने हैं। और इसमें शाहीन का बड़ा रोल रहा है, कप्तान का हमेशा बड़ा रोल रहता है और स्पेशली जिस टाइम आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर जिस लोगों का ये ख्याल है कि जी शाहीन को अभी कप्तानी का सोच रहे हैं कि जी अभी उन्होंने एक इवेंट में कप्तानी की है, अभी टू अर्ली है कि जी उनके लिए कुछ आगे का सोचा जाए, अभी उनको थोड़ा सा और कप्तानी करने देनी चाहिए। हमें कभी भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बड़ा अच्छा पोटेंशियल दिखा है, एज ए कैप्टन मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह उन्होंने टीम को हैंडल किया, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी अभी टू अर्ली है। उनको 1-2 साल का टाइम दें, उनको और सीखने का मौका दें, तो फिर जिस टाइम कप्तान बनेंगे ना तो फिर लंबे अरसे के लिए कप्तान बनेगा। जिस टाइम हम जल्दी करते हैं किसी प्लेयर को टीम में लेके भी आने के लिए या कप्तान बनाने के लिए, तो वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये कि जी ये पोटेंशियल ये ज़रूर नज़र आया है इस PSL में क्योंकि जिनमें पोटेंशियल है एज ए कैप्टन। जी भाई, हम बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, हम तो वैसे उनकी परफॉर्मेंस पे आपकी राय ले रहे थे। बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, ये भी ज़रूर बताइएगा कि मोहम्मद हफीज़, अब ऑब्वियसली बड़ी बातें होती हैं, 41 साल की उम्र में है, लेकिन बड़े मैच में परफॉर्म कर गए हैं और काफ़ी फिट भी नज़र आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में जल्दी तो नहीं कर दी उन्होंने रिटायरमेंट लेने में? बिकॉज अब ज़रा लोग रिविजिट कर रहे हैं कि तो ज़रा जी जिस टाइम आप 41 साल का कह रहे हैं कि जी वो अपने आप को बेहतर जानते हैं, उसको अक्लमंद आदमी है, उसने अपना डिसीजन देख के लिया है। सो ये परफॉर्मेंस देना और लीग खेलना, ये भी आप है ना, अपने इंटरनेशनल की कमिटमेंट दूसरी होती है, उसके प्रेशर दूसरे होते हैं और यहाँ लीग में प्रेशर दूसरे होते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लिया। और लेकिन जिस कैलिबर का वो प्लेयर था वो PSL में उस टाइम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था उस टाइम, लेकिन
अब उसने फाइनल में बड़े मैच में जहाँ टीम को ज़रूरत थी तो उसने वहाँ परफॉर्मेंस दी है, और बैट से और बॉल से दोनों से, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह मलिक भी है कि उसकी भी उम्र ज़्यादा है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इन दोनों को देख के ये लगता है कि अगर आपकी उम्र कुछ भी हो जाए और अगर आप अपनी ट्रेनिंग करते रहें, आप फिट हो, आप में पैशन हो, तो किसी भी उम्र में खेल सकते हैं। भाई उम्र कोई भी हो जाए, अगर आप पैशन के तौर पर इसलिए और फिट रहें तो फिर सर्टनली नोबडी कैन स्टॉप यू। इंजी भाई, लाहौर कलंदर का अगर जिक्र हो ही रहा है तो यंग प्लेयर्स आपको पता है इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट एक और ही लेवल की रही है। लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना आपको अलग लगता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स हु आर अ पार्ट ऑफ PSL, एंड इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशनल टीम, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें प्लीज़। नहीं, बहुत ज़बरदस्त इनका प्रोग्राम है प्लेयर्स डेवलपमेंट का, और उससे प्लेयर्स आए भी हैं, प्लेयर्स को फ़ायदा भी हुआ है। और सारों से ज़्यादा बात ये कि जी जो यंग बच्चे हैं उनमें एक शौक़ पैदा हुआ है कि जी वो आके ट्रायल्स देते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, और फिर उनके बीच में से कोई एक आधा लड़का जिस टाइम आके खेलता है, PSL में खेलता हुआ देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि जी अब हम भी जा सकते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इनका जो सब प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है बहुत ज़बरदस्त है। उससे ये कि जी हमारे नए लड़कों में जो सारों से ज़्यादा उसका मुझे फ़ायदा दिखता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं हमारे, उनमें है ना बहुत शौक डेवलप हुआ है। अच्छा इंजी भाई, ये भी अब ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट तो हो गया, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया और एक और तारीखी इवेंट होने जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तगड़ी टीम भेजी है जी पाकिस्तान, और वो बड़े पूरे एतमाद भी लग रहे हैं और बड़े कंटेंट हैं कि वी विल डू अ गुड जॉब। तो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने टफ टाइम देना है, तो कौन सा खिलाड़ी सबसे अहम होगा आपके असेसमेंट में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का टेस्ट मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बिल्कुल बेस्ट टीम भेजी और उसको भेजने भी चाहिए थी। और पाकिस्तान से उनके हमेशा से मुकाबले अच्छे हुए हैं, टफ़ हुई है पाकिस्तान की। दोनों टीमों ने एक दूसरे को टफ़ टाइम दिए, बेशक जो मर्ज़ी हो, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं या ODIs हो रहे हो। तो और ये सीरीज़ भी बड़ी मज़ेदार होगी। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है जिसको टेस्ट में जिससे स्पेशली जीतने के लिए, वो ये है कि जी बॉलिंग है। पाकिस्तान को अपने बॉलर्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि, और देखना पड़ेगा कि ये विकेटें किस तरह की बना रहे हैं। स्पिनिंग ट्रैक पे ये उनको फंसाना चाह रहे हैं या फास्ट बॉलिंग ट्रैक पे फंसाना चाह रहे हैं। तो अपने पहले हमारे पास यासिर शाह था और अब ये नोमान बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, तो इनको देखना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में वो इससे टारगेट फंसाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है इसको मजबूत होना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच इंज़मामुल हक साहब, थैंक यू इंजी भाई फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट दिस जर्नी। सो अभी भी हम इनको साथ ही रखेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया टूर के बारे में भी आप पाकिस्तान भी तो करना को हम जहमत देते रहेंगे। अच्छा जी, और PSL की ओवरऑल सूरत हाल एज एन यू नो द होल इवेंट एंड फिर ऑस्ट्रेलिया's टूर टू पाकिस्तान, उस पे भी हमने बात करनी है, जरा इन डिटेल और बातें कर लेते हैं। फैजान लाखानी हमारे स्पेशल स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, ही वुड बी जॉइनिंग अस इन अ व्हाइल आफ्टर दिस ब्रेक आई थिंक। हाँ, एक ब्रेक ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग। भाई बड़ी देर से लाहौर से फैज़ान लाखानी भी मुंतज़र हैं हमसे बात करने के लिए, और हम भी उनसे बात करना चाह रहे हैं। फैज़ान, थैंक यू। आई एम श्योर एक्सपीरियंस था कल, पर्टिकुलरली कल का मैच बहुत सारे लोगों के लिए, अहलियान लाहौर के लिए, और आपने तो ये सारा टूर्नामेंट ही बड़ी करीब से देखा है। सो ओवरऑल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सीजन्स, सब यही कह रहे हैं कि इट्स बिगर एंड बेटर एवरी ईयर, तो आपने भी यही महसूस किया? देखिए, PSL हर साल बेहतर होते जा रहा है, पहले से बेहतर होते जा रहा है। और इस साल की जो सबसे अच्छी बात, जो सबसे खास बात ये थी कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद पूरा सीजन पाकिस्तान में हुआ। और पहले 25% क्राउड की इजाजत हुई, फिर 50%, फिर 100%। और कल हमने लाहौर में देखा कि कमाल माहौल था। मतलब वो तो 150% ही था क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा लोग लग रहा था कि वो 100% से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ही लग रहा था कि 30,000 वाली जगह पे 40,000 बंदा आ गया। बट कमाल का एटमॉस्फेयर था। वो एटमॉस्फेयर जो कल लाहौर में था कल रात, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। उसको जानने के लिए जो वहां महसूस किया होगा, जिसने वहां मौजूद होकर, वो ही बता सकता है, वो ही महसूस कर सकता है क्या जबरदस्त बस थी कल रात।
अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि अगेन आपकी बड़ी नज़र थी इस पे, कुछ प्लेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि किसको आप समझते हैं कि इमर्जिंग टैलेंट, वैसे तो 2-4 नाम घूम रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कमाल परफॉर्मेंस किया और लाइक उनके बड़ा उठ के सामने काम जो है वो नजर कल ही के ज़मान की बात कर लें, और उसके बाद फिर हारिस की भी अगर पहले बात करें। देखिए कमाल बॉलिंग की थ्रू आउट जमान ने, हारिस ने बैटिंग में भी अपना टैलेंट दिखाया, विकेटों के पीछे भी अपना टैलेंट दिखाया, और अब एक जो सीनियर विकेट कीपर उनकी फ्रेंचाइज में, तो उनके लिए भी उन्होंने एक खतरे की घंटी बजा दी कि वो उनकी जगह लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा आमिर अजमत एक अच्छा टैलेंट है, इलियास अच्छा टैलेंट सामने आए। ये 4 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। एक प्लेयर जिसने अपना पहला मैच बहुत अच्छा खेला, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, ज़िशान ज़मीर, अंडर-19 का प्लेयर है, और उसने जो ज़िशान ज़मीर ने जो बाबर आजम को जो गेंद कराया था, जिसमें बाबर आजम आउट हुए थे, कमाल बॉलर है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा सीजन नहीं खेल सका, बट अगर पूरा सीजन खेलता तो वो भी बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर्स में होता। ये तो बिल्कुल ही नौजवान हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट की, लेकिन कुछ जरा निस्बतन बड़ी उम्र के नौजवानों वाली परफॉर्मेंस भी हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने दिखाई है, मिडिल एज कर लेते हैं, और क्या जबरदस्त भाई बड़े मैच के खिलाड़ी साबित हुए। मोहम्मद हफीज दोबारा से, मलिक की परफॉर्मेंस आप ओवरऑल देखें तो मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा ही है, कैसा ही। और मलिक के बारे में मैं पेशावर ज़ल्मी के जो हेड कोच है जेम्स फोस्टर, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो क्रेडिट दिया। टीम ऑल्दो आगे नहीं आ सकी, प्लेऑफ्स में हार गई, बट मलिक को उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया कि जिस तरह मलिक टीम के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और नजर भी आ रहा था बाहर से हम बैठ के जब देख रहे थे तो कप्तान के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। इफ आई मे ऐड फैजान, थोड़ा सा ट्रिविया, चूंकि लोग हमें देख रहे हैं, अगर मलिक की हम बात कर ही रहे हैं, तो उन्होंने 401 रन दिए 11 मैचेस में, तो मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन एवरी टाइम ही वुड कम इन, तो लगता था कि अच्छा। एक और इंसान जिसकी हमने बात करनी है वो है मुल्तान सुल्तान के कप्तान, क्योंकि मुल्तान हैज बीन इमैक्युलेट थ्रू आउट दिस सीजन। मोहम्मद रिजवान की एनर्जी, उसको देख के ही लगता है कि वो इंतहाई ग्राउंडेड, इतना हम्बल और इतना सुपर टैलेंटेड, और अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने वाला वो आदमी है। और कल हमें वो बड़ी अच्छी कमराडरी भी नजर आई, द वे ही कंग्रेचुलेटेड द विनिंग टीम। वो बताइए जरा कैसा रहा। देखिए रिजवान की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, और जिस अंदाज में रिजवान क़यादत करते आ रहे हैं, और जो उनका ऑन फील्ड, उसका तो हर कोई बता। और कल आपने कुछ जिस तरह जिक्र किया, और उससे पहले भी एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी, कलंदर्स और मुल्तान का ही मैच था, लाहौर के जो लीग लैग का मैच था, और उसमें शाहीन आफरीदी इसको गुस्से से देख रहे थे, वो अपने दोनों आर्म इस तरह फैलाए हुए थे कि आज तुझे मैं जप्पी पा दूं। तो वो इतना जबरदस्त उनका एटीट्यूड है, और वो उनमें जो कामनेस है वो बड़ी जबरदस्त है। मैं मुल्तान सुल्तान के प्लेयर है आसिफ आफरीदी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया कि जब किसी टीम के बॉलर की पिटाई होती है तो यूजुअली देखते हैं कि कप्तान की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है, वो प्लेयर्स को डांट डपट करता है, वो आके मशवरे देता है। रिजवान अकॉर्डिंग टू आसिफ आफरीदी आकर प्लेयर्स को बताता है कि कोई बात नहीं, हो गया, आपको छक्के पड़े, हम भी छक्के मारेंगे, और हग करके वो कहता है बिल्कुल टेंशन नहीं, अपने प्लान के मुताबिक खेले। चले अच्छा क्विकली फिर जल्दी से फैजान, अब ऑस्ट्रेलियन टीम आ गई है 24 साल के गैप के बाद, क्या क्या तैयारी है? एवरीबडी इज एक्साइटेड, जरा स्केड्यूल बता दीजिए उनका भी। अब्दुल्ला देखिए, सबसे पहले तो ये जिस तरह फुल स्ट्रेंथ टीम ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आई है, ये अब हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट हैज कम होम। ये पूरी मुकम्मल हुई हमारी जो जद्दोजहद थी, पाकिस्तान की जद्दोजहद थी, क्रिकेट बोर्ड की जद्दोजहद थी, जो 2017 से शुरू हुई थी। पहला PSL फाइनल हुआ था लाहौर में नजम सेठी के दौर में, जब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, और ग्रेजुअली चीजें आई, और आज एक फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था। ये श्रीलंकन टीम के अटैक से पहले ही वो पाकिस्तान में खेलने का इनकार कर चुके थे, तो 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जबरदस्त। फैजान, थैंक यू सो मच, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के आने से अभी जो वो क्रिकेट फीवर है ना वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, हाँ, वो खत्म नहीं हुआ। So we have a lot of cricket left to watch and enjoy and to entertain ourselves. That's true. Welcome back. Good morning once again. और ना PSL की एक और बात, क्या? बहुत सी बातें हैं, वैसे बार बार और चीज़ें करने को दिल नहीं चाह रहा कि PSL की बात करें। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से आपको बता दें कि किसी भी अहम T20 लीग जीतने वाले कम उम्र तरीन कप्तान बन गए। He is just 21. ये दाढ़ी रख के लड़के बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। Seriously. तो जी पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की जो है, उन्होंने लाहौर कलंदर्स
के लिए एक्चुअली वो कर दिखाया हुमा जो बड़े बड़े कप्तान, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड कप्तान नहीं कर पाए, और बड़ा इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा था। आपको पता है लाहौर कलंदर पे भी सवाल उठाए जा रहे थे कि शाहीन को क्यों दे दी कप्तानी, लेकिन यू नो व्हेन something has to work then it works। इनसे पहले कुछ नाम ले लेते हैं जिनसे काम ना हो पाया, ज़हर अली, मोहम्मद हफीज, फ़खर जमान से लेकर सुहेल अख्तर तक, और अगर फॉरेन प्लेयर्स में भी देखें तो बिल्कुल, और फिर ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस नाम आए, लेकिन फिर भी टीम ना जीत सकी, ऑब्वियसली ट्रॉफी ना हासिल कर सकी। लेकिन इट हैड टू बी शाहीन शाह अफरीदी एट द एज ऑफ 21, जो कि और पहला एक्सपीरियंस ऑफ कप्तान, एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन बस किस्मत भी होती है ना। 21 साल की उम्र में एक लड़का आया और उसने पहली दफा कप्तानी की और ट्रॉफी उठा ली। सो अल्लाह ताला जिससे चाहे इज्जत दे, और सच्ची मेहनत उसके पीछे जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। ये एलिमेंट मेंशन नहीं हुआ था तो हमने कहा ये भी मेंशन कर दें, क्योंकि वी दैट इज ऑल वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे। लेकिन कहा यही जा रहा है कि अब हम आपको अगले आवर ऑफ जियो पाकिस्तान में मिलेंगे, फिर बात करेंगे पीएसएल। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एंड भाई दिल तो चाह रहा है कि फिर से पूरा घंटा जो है हम पीएसएल पे ही लगा दें, क्योंकि हमें इतनी खुशी है इस चीज़ की। लेकिन बीच में हमें एक बहुत से ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट आया है ज़रा गुस्से में है, खातून बेनज़ीर नूर इनका नाम है, और कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और ऑल यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट इज के पीएसएल की, ये मुझसे वर्ड नहीं, अच्छा मदासराई, सर्टेनली हम पीएसएल की मदासराई तो हमने की है और हम करेंगे भी। और एक खुशी की चीज़ हुई है, पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, रात को 12 बजे सारा खत्म हुआ है, हम क्यों सुबह सुबह उसकी बात ना करें। और जिस अवामी मार्चेस जो किसानों की हो रही हैं इस वक्त, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपीपी, वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन इतने मतलब इतना लैक ऑफ पेशेंस क्यों है हमारी कौम में। भाई जो चीज़ अच्छी हुई है, जो ज़बरदस्त सक्सेसफुली हुई है, उस पर तो थोड़ी सी नजर डालो। फिर एक साल में एक दफा ही होता है पीएसएल, और आपके मेरा ख्याल है मार्चेस जो है वो हर 2 दिन बाद हो रहे होते हैं ना, किसी फिर भी हम, आपको पता ही है, हम तो तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और सर्टनली इन दिस आवर वी गोना बी एक्सटेंसिवली टॉकिंग अबाउट दिस पीपल्स पार्टी का मार्च, बाय द वे, जो सुबह के अखबारात के मुताबिक मातली पहुंच गया था, और कल कराची से ये बिलावल भुट्टो की सरबराही में उनकी क़यादत में मार्च शुरू हुआ, और उधर से पीटीआई का मार्च भी जेकब आबाद आई गेस पहुंच चुका है, जो कराची की तरफ गामजन है। तो हम दोनों मार्चेस के बारे में तफसील से आपको बताएंगे, यूक्रेन और रशिया के तनाज़े की सूरत हाल के बारे में भी अपडेट करेंगे, लेकिन पीएसएल की भी बात होगी। हाँ, पीएसएल की भी होगी। सो ये यूक्रेन की सूरत हाल पता है क्या, लिटरली कल गुस्सा भी आ रहा था और वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था, बिकॉज एज पेरेंट्स आप कंसिडर करें, आप अपने आप को उस पोजीशन में रखें कि आपके बच्चे किसी जंगज़दा मुल्क में फंसे हुए हों और आप कुछ नहीं कर सकते। और 3 दिन लिटरली हो गए हैं जब मैं देख रहा था कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को पहली फ़्लाइट तो लेकर पहुंच गया था, भरा हुआ जहाज़ बच्चों से, और उनके वालिदैन की खुशीदीद नहीं थी। वो वालिदैन लिटरली पागल हो गए थे अपने बच्चों को देख के। और हमारे यहाँ जिस कर्ब से ये पेरेंट्स गुजर रहे हैं उसका अंदाजा मैं और आप नहीं लगा सकते, सिर्फ ये लगा सकते हैं। इसकी डिटेल हम दे दें और आपको बताएं कि यूक्रेन में जारी शदीद जंग से बचते बचाते पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन आजमाइश कम होने का नाम नहीं ले रही। और हुआ यह है कि यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 40 किलोमीटर पैदल, और आपको ठंड का शायद अंदाज़ा हो वहाँ क्या है, पैदल चलकर पहुंचे तो सरहद पार करने की कीमत $1000 मांगी जा रही है। और पाकिस्तानी तलबा का शिकवा है कि यहाँ भी सफारत खाने का अमला जो है वो मदद के लिए वैसे सफारत खाना लिटरली है क्यों मौजूद, क्या कर रहे हैं ये लोग? और क्योंकि ये आपको याद है ना कि जब ये वुहान से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकालना था, जब ये कोविड की सिचुएशन सारी सामने आई थी 2 साल पहले, तो तब भी सारे इश्यूज हो रहे थे कि मतलब ये तो बेहिसी की इंतहा है। पहले बच्चों ने टिकट लिए, आपने उनके टिकट वापस करा दिए, You know, no ifs and buts. इन बच्चों को आप लोग अब तक वतन वापस पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, एंड यू शुड बी ऑन द ग्राउंड। रियलिटी क्या है, ये एक पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टडिंग इन यूक्रेन हमारे साथ है, जाहिद चांडियो इज विद अस। जाहिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि वहाँ क्या हालात होंगे। थोड़ी सी रियलिटी चेक हमें दें, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक तो हमारा क्या है, और क्या इंस्ट्रक्शंस आपको मिली कि कौन से बॉर्डर पे जाना है? First of all, thank you. I am thankful to you to give me a chance. तो मैम असल में कोई भी मतलब कि हम तो एक साइड पे हैं, बिल्कुल ही एक साइड पे हैं। तो जो न्यूज़ में दिखाई दे रहा है और जो
मतलब कि हमारा जैसे कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से जो पता लग रहा है कि अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। कोशिश तो एम्बेसी भी बहुत कर रही है, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ से रेस्क्यू उन्होंने कर तो लिया, मतलब कि वहाँ पे पहुँचा तो दिया, लेकिन उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पे जाके जो तलबा लेके गए वहाँ पे 30-40 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। उनको वहाँ पे भी दुश्वारी करने का सामना हुआ, और यहाँ पे भी कुछ अरेंजमेंट्स इतनी प्रॉपर नहीं है कि बंदा बोल सके कि हाँ हम भी वहाँ जाने के लिए। अभी तो कुछ हमने तो ऐसी भी न्यूज़ सुनी है कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कि भाई वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फारी के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे तंग हो रहे हैं तलबा। वहाँ पे कहाँ पे आप? पोलैंड बॉर्डर पे। अच्छा, क्या जाहिर आप भी उस बस ट्रांसपोर्ट में थे जहाँ कहा जा रहा है कि सफारत खाने ने अपने अमले को आगे ले गए और आपको पहले उतारा? नहीं, हम बस में नहीं, हम अभी तक ही बहुत ही दूर बैठे हुए हैं। हम हमारे लिए कोई भी मतलब इंतजाम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे निकोलाई ओब्लास्ट है, निकोलाई ओब्लास्ट फिर 30 किलोमीटर अवे एक विलेज है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे हम अपनी कंपनी के साथ हैं। हम चाइनीज कंपनी में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर 3 पाकिस्तानी है जो काम करते हैं। तो हम तो बहुत ही दूर हैं। बहरहाल मतलब हम किसी को ये बोल भी नहीं सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। जाहिद, आप तो चले वहाँ पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके कॉलीग्स भी होंगे कुछ, आपकी स्टूडेंट्स वगैरह में से किसी से बात हुई है? मतलब दीगर ममालिक हैं, फॉर इंस्टेंस इंडिया 3 दिन हो गए हैं वो अपने बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश में कामयाब हुए हैं, तो बाकी मुल्क कैसे निकाल रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? टर्किश भी हैं, बहुत सारे मुल्क। इंडिया का जैसे आपने देखा कि वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी ये पता चल रहा है, पहले हमें ये था कि पाकिस्तान कुछ काम कर रहा है, हमने मीडिया पे बल्कि पॉजिटिव व्यूज भी दिए उनके लिए, लेकिन अभी जो उनके साथ हालत हुई है हम नहीं बोल सकते। बाकी तुर्किश के साथ हम रास्ते में हैं, तो तुर्किश के साथ उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया उनकी एम्बेसी ने, और उनको वो रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी इतने हद तक किया है कि मतलब वो रोमानिया का बॉर्डर उनके लिए खुल गया है, और मालडोवा का बॉर्डर उनके लिए खुल गया है, और वहाँ पे पूरी उनकी अरेंजमेंट्स हो रही हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा, और आप तो चलें फिर भी जब एक बंदा स्टूडेंट होता है तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, वो बिल्कुल ही उम्र भी छोटी होती है, तो पाकिस्तानी आप कितनी दूर हैं जंगज़दा इलाकों से? आप तो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग कितनी दूर हैं जंगज़दा इलाकों से? बिल्कुल, हम बहुत ही दूर थे। हम एक गांव में थे, लेकिन हमारे साथ एक 30 किलोमीटर अवे, जैसे मैंने आपको बताया, ओब्लास्ट निकोलाई ओब्लास्ट है, जहाँ पे हमने भी यहाँ पे फायरिंग की आवाज भी सुनी है। हमने जैसे ब्लास्ट हुए हैं तो हमारी घर की विंडोज भी हिली हैं। हम भी उसको ऐसे नहीं है कि सफर नहीं कर रहे हैं, हम भी सफर कर रहे हैं, लेकिन हम बिला वजह ब्लेम भी नहीं कर सकते। हम खुद जानते हैं कि हम दूर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी रात की न्यूज है, रात को तो हम पूरी रात सो भी नहीं पाए कि हमारे अपने विलेज में कोई देखा था कि रात को कोई टैंक्स भी और यूक्रेनियन आर्मी भी आई हुई थी यहाँ पे। अच्छा जाहिद, ये जल्दी से बता दें कि क्या आप भी कोशिश कर रहे हैं निकलने की, क्या आप लोगों के जो आप जैसे जो काम कर रहे हैं? हमारी कंपनी हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है और हर चीज हमें प्रोवाइड कर रही है, और हमारा शायद कोई आज या कल निकलने का, मालडोवा निकलने का भी प्रोग्राम है। देखिए, पता है क्या जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे सेफ। आप लोग की तो कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी तो कंपनी कोई नहीं है, और ये इनके पास तो पैसे भी उतने नहीं है। ये लोग तो एम्प्लॉयज थे, जाहिर जैसे वाज एन एम्प्लॉय, ही इज वर्किंग देयर फॉर अ चाइनीज कंपनी। सो ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनके पास पैसे हैं, लिटरली बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने बैग फेंक के आगे पैदल चल। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब जरा मार्चेस का तस्करा करते हैं। मार्च भी बाय द वे कल से शुरू हो रहा है, जो मिस कर रहे थे वो प्लीज जल्दी से बैठ जाएं। कल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये वाले मार्च, सियासी मार्च पहले ही शुरू हो गए हैं। मार्च से पहले ही मुल्क में मार्च शुरू हो गए हैं। कल पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। इससे एक दिन पहले तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ घोटकी से कराची के लिए मार्च शुरू कर चुकी है। अच्छा, मुझे नहीं पता था वो एक दिन पहले ही शुरू कर चुके हैं। रैलियों में दोनों अतराफ से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। एक तरफ वफाकी वज़रा की टोली ट्रैवल कर रही है, दूसरी तरफ बिलावल भी तंज के निश्तर चला रहे हैं। पहले सदर पीटीआई अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सुनाने वाली ये है कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो से 15 साल का हिसाब मांग लिया है। सुनिए ज़रा क्या उसमें वो कितने साल थे इनके साथ?
बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहने कि मैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब लेने निकला हूं। हम हिसाब देने के पाबंद हैं। तो फिर मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। 11 दिन का पैकेज दिया है, 30-30 हजार रुपया फी वर्कर बांटा गया है लॉन्ग मार्च के लिए। क्यों? आज नजरियाती सियासत दफन हो गई और जरदारी की सियासत आम हो गई है। अच्छा जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो हुकूमत गिराने के लिए निकले हैं वो भी तहरीक इंसाफ पर खूब गरज बरस रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। अवाम महंगाई में डूब रहे हैं, बेरोजगारी गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, घबराने का वक्त आ चुका है। अब ये अवाम नहीं कठपुतली घबराएगा, अब ये अवाम नहीं सेलेक्टेड घबराएगा। इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये गैर जमहूरी वजीर आजम होगा, मैं जमहूरी कदम उठा के इसको निकालूंगा। हमारा मुतालबा है, अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। अदम एतमाद लाने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह ताला हम जमहूरी तरीके से इस कठपुतली को भगाएंगे। ये तो वाकई गरज बरस रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जगह पे आपको पता है इस्तकबालिया कैंप भी मैं विजुअल्स देख रहा था, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बदीन में इनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। खैर पीटीआई का जलसा मार्च आई एम क्यूरियस, आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचे। मुकेश रुपेता हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं जैकबाबाद में, और उनसे पता करते हैं। मुकेश, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचे? पहले तो हमें ये समझा दें कि क्या बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए हैं ये पीटीआई की इस मार्च के लिए, इस रैली के लिए? जी, ये जैसा कि आप सब पता है कि ये जो पीटीआई का सिंध हकूक लॉन्ग मार्च है, ये घोटकी से शुरू हुआ है और घोटकी से शुरू होकर आज तीसरे रोज़ जो है जैकबाबाद में क़याम किया हुआ है। सरदार मोहम्मद मियां सुमर वफाकी वज़ीर हैं। सिंध हकूक मार्च की जो क़यादत कर रहे हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वफाकी वज़ीर ख़ारजा अली ज़ैदी हैं। और कल रात जो है इनके इस हकूक मार्च में जो ज्वाइन किया है वो सरदार मोहम्मद मियां सुमर और असद उमर ने भी ज्वाइन किया है। साबिक़ वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम है, दीगर जो हैं वो यहाँ पे इनके क़यादत कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ रुझान देखा जा रहा है। जैसे कल शिकारपुर में इन्होंने जो जलसा किया था वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद नज़र आई थी, लेकिन कंदकोट और जैकबाबाद में लोग जो है बहुत कम दिखाई दिए, कम निकले इनके जो जलसे किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो है इनकी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी जमायत है, गौसिया जमायत, उनके मुरीद भी वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और पीटीआई के कारकुनान भी मुख्तलिफ। अच्छा मुकेश, तो जहाँ से निकलेंगे आज, जैकबाबाद से निकलेंगे तो आगे कहाँ जाएंगे? कितने दिन लगेंगे और कराची पहुँचने में? आज यहाँ से ये जो है जैकबाबाद से निकलेंगे, कुछ देर के बाद ये गड़ी खैरो जाएंगे, गड़ी खैरो के बाद ये कंबर, शतात कोट और शाम को जो है लाड़काना पहुँचेंगे। और उसके बाद रत्तेदरों में इनका आखिरी जलसा होगा आज रात को। उसके बाद ये वहाँ पे लाड़काना में ही क़याम करेंगे। कल सुबह ये फिर निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। ये जो काफ़िला है 6 तारीख जो है कराची पहुँचेगा। ठीक है जी, अभी तो कुछ दिन है, यानी कि अभी मजीद आई गेस 6-7 डेज टू गो। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश रुपेता हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का मार्च भी मातली में था और उसके बाद अब कहाँ पर है और आगे क्या प्लान है? मिट्टी में है। मिट्टी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इजाज जई, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इजाज ओवर टू यू, बताइएगा कि यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च और दूसरे रोज़ अपनी मंजिल की जानिब रवां तवां होगा। इस वक्त ये लॉन्ग मार्च जो है मातली में मौजूद है और ये हैदराबाद की जानिब रवाना होगा। ये लॉन्ग मार्च कल मज़ार कायद से शुरू हुआ था जो कि ज़िला ठट्टा और सिजावल से होता हुआ रात बदीन पहुँचा था, जहाँ पे DC चौक पर बिलावल भुट्टो का वालियाना इस्तकबाल किया गया था और उन्होंने शुरा से ख़ताब किया था। जिसके बाद वो मातली रवाना हो गए थे, जहाँ पे गाँव अब्दुल्ला हाली पोटो में ज़िली कौंसल बदीन के साबिक चेयरमैन असगर हाली पोटो की जानिब से उनके रात के क़याम का बंदोबस्त किया
गया। तो इस वक्त वो इतलात ये हैं कि वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे हैदराबाद की जाने, अपनी ज़ाती गाड़ी में रवाना होंगे। ये शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली आई है कि पहले उनको कंटेनर पर सवार होकर हैदराबाद पहुँचना था, लेकिन अब वो जो गाड़ी में रवाना होंगे और काफ़िले को हैदराबाद में ज्वाइन करेंगे। हैदराबाद में जो है पठान कॉलोनी में उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। और अब से बिलावल इंतज़ार है कि बिलावल भुट्टो मातली से हैदराबाद पहुँचे और वहाँ पे वो शुरा से ख़ताब करेंगे। जबकि हैदराबाद के बाद ये काफ़िला जो है हाला की जानिब रवाना हो जाएगा और दूसरे दिन का जो आखिरी पड़ाव है वो मोरो में होगा। जी चलें जी, वंडरफुल। और मातली में मौजूद हैं। लेट्स सी अब किस तरह से जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। जियो न्यूज़ इज गोना कीप यू अपडेटेड, पोस्टेड अबाउट ऑल दीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अभी एक मक्खी हुमा को तंग कर रही है, इसलिए उसका हमने कला कमा करना है यहाँ पे। ब्रेक लेंगे उसके लिए। वेलकम बैक और टाइम टू स्पीक टू आबदी साहब, जो कि हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं और बहुत से सवालों के जवाब और वो देते हैं। और ख़ासतौर पे आज जो सवाल आया है वो तो हम सारों की इंटरेस्ट, जो नहीं भी लोग पढ़ रहे हैं ना, उनकी भी इंटरेस्ट का है। तो आबदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। HEC के हवाले से हम आपसे पता करना चाहते हैं कि मुल्क का अहम और वाहिद इदारा है जो कि मुल्क में आला तालीम के निज़ाम और इदारों की क्या कहते हैं एआनत और निगरानी का जो जिम्मेदार है। तो इस इदारे में एक अरसे से हमने देखा है कि सरबराह या फिर चेयरमैन की तैनाती और इख्तियारात सियासत की नज़र हो रहे हैं। तो क्या इससे तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान नहीं उठता? क्योंकि बहुत से लोग यही कह रहे हैं भाई कोई हेड होगा या टिकेगा या रहेगा तो हम आगे जाके कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो अभी एग्जिस्टिंग चेयरमैन साहब हैं उनको एक कोर्ट ऑर्डर के तहत रीइंस्टेट कर दिया गया, जबकि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उन्हें हटा दिया गया था। अब उनको मई में उनका टेन्योर पूरा हो रहा है और कमीशन ने फ़िलहाल जो है उनके जो पावर्स हैं उन्हें रोका हुआ है और वहाँ पर एक टसल चल रही है बिटवीन दी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट एंड द चेयरमैन। और जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है, जो ED होता है, जो कि आजकल वहाँ पे खातून है, वो बेसिकली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे ED काम करता है और उसको ही तमाम फंडिंग देखनी है और जो जितने भी टेक्निकल डिसीजंस हैं वो वहाँ होने हैं। और ऐसी हालत में यकीनन हमारा जो तालीमी मेयार है, हमारा जो हायर एजुकेशन का जो पूरा फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो रहा है और इसके ऊपर हुकूमत को और पॉलिसी मेकर को बहुत ही गहरी नज़र से देखना, सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आबदी साहब, थैंक यू सो मच। बट यही तो बात करनी थी, पहले तो उसको रीइंस्टेट कराया गया, फिर रीइंस्टेट हो गया तो इख्तियारात को नहीं दे रहे, ये क्या? अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट देना है आज हमने ईदी साहब को, फ़ख्र पाकिस्तान। आज उनकी 94th बर्थडे है, उनकी खिदमत को कभी नहीं भूला जा सकता। वी गोना सी यू टुमारो।